हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, तो देखिए जैसे कि नाम ही है पावर शेयरिंग, तो आप इसे समझ गए होंगे कि पावर शेयर हो रही है। ठीक है, पावर डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो आप सोचोगे यार डिवाइड हो रही है तो कमजोर हो जाएगा जो सत्ता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या स्ट्रांग होता है या वीक होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको है ना, वहां पे है ना सबसे पहले दिया रहेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका का के बारे में स्टोरी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखेंगे। ठीक है, तो एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, देखिए एथनिक कंपोजिशन मतलब कि कोई चीज जो है अपने कल्चर अपने लैंग्वेज के हिसाब से शेयर हो गए लोग। ठीक है, तो वही होता है एथनिक कंपोजिशन, यानी अपने कल्चर अपने लैंग्वेज सब के हिसाब से सब शेयर हो गए कि अगर ये कल्चर के हैं तो वो उधर रहेंगे एंड ये कल्चर दूसरे कल्चर के हैं तो वो दूसरी जगह रहेंगे। तो वो होता है एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, तो हम पहले बेल्जियम के बारे में देखेंगे। तो बेल्जियम बेल्जियम क्या है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप का है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट वाइज बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के टाइप में लिखा है ताकि आप समझ में भी आ जाए और आपको लिखने में भी बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, आप इसको नोट जरूर करना। अब देखिए बेल्जियम बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। अब वहां पे जो पॉपुलेशन है ना, बुक में है ना कंपेयर किया गया है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से वहां का जो पॉपुलेशन है वो हाफ है। अगर यहाँ पे 1 करोड़ है तो आप समझो हरियाणा का कितना होगा, 2 करोड़। तो यहाँ पे है इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। अब यहाँ पे बात हो रही है एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम का है कॉम्प्लेक्स है। अब हमने देखा एथनिक कंपोजिशन क्या हो रहा है, तो वहां का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है। ठीक है, वहां पे जो पॉपुलेशन है, तो टोटल जो बेल्जियम की जो कंट्री है बेल्जियम, उसका जो टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो है ना वो लोग डच डच स्पीकिंग है, यानी डच लैंग्वेज बोलते हैं। जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं तो उसी तरह से वो लोग डच बोलते हैं। एंड वो लोग थे 59% और रहते कौन से रीजन में थे, रहते थे फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, देखो अब फ्रेंच की बात करते हैं। 59% डच स्पीकिंग और 40% रहते थे वॉलोनिया रीजन में और बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। और जर्मन जो 1% है वो 1% जर्मन लैंग्वेज बोलता था और रहता था बेल्जियन रीजन में। ठीक है, अब देखिए अब हमने यहाँ तक की बात कर ली। जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, वहां का कैपिटल ब्रुसल। अब ब्रुसल में क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। कंट्री में हमने देखा कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच कंट्री में क्या है, कम पॉपुलेशन है। लेकिन जो कैपिटल सिटी है ब्रुसल, जो कैपिटल सिटी है ब्रुसल, वहां पे क्या है, जो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो फ्रेंच बोलती है वो वहां पे ज्यादा हो गई है ना। कंट्री में कम था फ्रेंच एंड कैपिटल में ज्यादा हो गया, तो वहां पे ऐसा था। अब अगर फ्रेंच कम है, जाहिर सी बात है डच वहां पे तब ज्यादा होगा। वहां पे क्या था, कैपिटल में 80% पीपल क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% लोग बोलते थे डच लैंग्वेज। तो ये था बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। तो क्वेश्चन में आता है एथनिक कंपोजिशन लिखो बेल्जियम की, तो आपको यही लिखना है। अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन जानेंगे। तो श्रीलंका हम जानते हैं, श्रीलंका क्या है, एक आइसलैंड नेशन है। आइसलैंड, हाँ सही तो है, आइसलैंड नेशन है। और श्रीलंका जो है बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन, यानी विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन है वहां पे। अब देखिए जो पॉपुलेशन है उसमें से सिन्हाला स्पीकर्स, यानी सिन्हाला एक लैंग्वेज का नाम है और सिन्हाला स्पीकर्स है 74%। यानी श्रीलंका का टोटल पॉपुलेशन में से 74% क्या था, सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। एंड 18% थे तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग और 8% थे क्रिश्चियन बोलने वाले लोग। ठीक है, क्रिश्चियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग। अब देखिए गौर करना है, ये जो तमिल है, तमिल भी डिवाइड है 2 ग्रुप्स में। एक है श्रीलंकन तमिल, एक है इंडियन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल वो है जिनके पूर्वज भी वही श्रीलंका में ही रहते थे। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे इंडियन तमिल है वो है जब अंग्रेजों का टाइम था, तो उस टाइम में जब अंग्रेज कामों के लिए लेके आ जाते थे, काम करवाने के लिए, तो वही में बस जाते थे। तो वो थे इंडियन तमिल, जो जिनके पूर्वज जो थे वो इंडिया से आए थे। ठीक है, और वो जो थे श्रीलंकन तमिल 13% और इंडियन तमिल 5%। आप देखो तमिल 18% है, उसका 13% है श्रीलंकन तमिल और 5% है इंडियन तमिल। क्लियर। अब देखिए जो सिन्हाला स्पीकर थे वो ज्यादातर जो उनका वो सब बुद्धिस्ट थे। ठीक है, ज्यादातर वो लोग बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल्स आप देख रहे हो, जो तमिल ज्यादातर हिंदू थे और मुस्लिम थे। और जो आप जो
नहीं, इसके बारे में बात नहीं हो रही। अब देखिए जो श्रीलंकन तमिल्स है वो कहाँ पे थी, जो श्रीलंका है, श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट के साइड में श्रीलंकन तमिल्स वहाँ पे रहती थी। जैसे कि आपकी बुक में वहाँ पे जो बिल्कुल कंट्री की फोटो वो भी दी गई है, मैप है, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। तो हमने एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल देख लिया है, ठीक है। आप इसको नोट इट डाउन जरूर करें। तो हमने एथनिक कंपोजिशन देख लिया। तो देखिए ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे आता है डिफाइन एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। तो आपको तो क्लियर भी हो गया क्या होता है और लिखने भी बिल्कुल आ गया है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में कुछ, ठीक है। तो देखिए हमने देखा था जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो फ्रेंच लोग बोलते थे, वो लोग जो थे बेल्जियम में, कंट्री में बोल रही हूँ, कंट्री में वो उनकी जो संख्या थी परसेंटेज कम थी, है ना। एंड कैपिटल में तो ज्यादा था, तो हम यहाँ कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कंट्री के अंदर। तो कंट्री में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे वो लोग कम थे और डच वाले लोग ज्यादा थे। तो इसलिए क्या होता था, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना वो बहुत ही ज्यादातर रिच थी और पावरफुल थी, ठीक है। जो मिनोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली अमीर थी और पावरफुल थी। और देखिए, और जो भी उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था ना उनका एजुकेशन में किसी में भी, तो उनको है ना फायदा पहले मिलता था डच वाले लोगों को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी। अब और क्या हुआ था, जो डच वाले लोग तो है ना, वो डच वाले लोग वो विरोध करने लगे कि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन में सबसे पहले उनको मिलता है बेनिफिट, हमको बाद में मिलता है, और इतना अच्छे से भी नहीं मिलता। क्योंकि देखिए फ्रेंच वाली क्या थी, अमीर थी, है ना, अमीर थी, पावरफुल थी, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मिलेगा। तो जो डच वाले लोग थे वो है ना उसका विरोध करने लगे, तो दोनों के बीच में जो मुठभेड़ टेंशन है ना बहुत बढ़ गई। The Dutch speaking community get angry because they get the benefit of economic development and education much later. डच वाले लोग जो कम्युनिटी थी वो गुस्सा क्यों हो गए, एंग्री क्यों हो गए, बिकॉज उनको जो बेनिफिट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन में बाद में मिलता था, पहले मिलता था किसको, फ्रेंच स्पीकिंग वाले को। अब देखिए तो दोनों के बीच में जो टेंशन्स थी फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग कम्युनिटी की 1950 से 1960 तक, यानी कि जो मुठभेड़ जो टेंशन्स होती थी दोनों के बीच में, वो है ना 1950 और 1960 के बीच में 10 सालों तक ऐसी चलती रही। और ये जो टेंशन था ना ये है ना, और ये जो दोनों कमेटी के बीच में ये थोड़ा सा और वो विराट और विकाल रूप पता है ले लिया कहाँ पे, ब्रिसल में। क्योंकि आप कंट्री में देखिए, कंट्री में क्या था, फ्रेंच वाले लोग कम थे, लेकिन आपने देखा कैपिटल में बिल्कुल अपोजिट था। तो जाहिर सी बात है वहां पे जो ये रूप था लड़ाई का वो और ज्यादा ही बढ़ गया वहां पे। लेकिन ऐसा कुछ सिविल वॉर नहीं हुआ था जैसे श्रीलंका के केस में होगा अभी। तो ये है ना सिर्फ यहीं तक था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया क्योंकि हमने देख लिया। अब हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में, ठीक है। देखिए श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1948, हमारे इंडिया के एक साल बाद, ठीक है। श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंस इज 1948। अब देखिए सिन्हाला जो स्पीकर थे, सिन्हाला कौन थे, सिन्हाला स्पीकर जो जिनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, ठीक है, तो वो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो गवर्नमेंट बन गए क्योंकि उनका मेजोरिटी ज्यादा था। उन्होंने क्या, उन्होंने है ना वो इलेक्ट किया अपना न्यू गवर्नमेंट, एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोटेरियन मेजर्स टू स्टेबलाइज सिन्हाला सुप्रीमेसी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेजोटेरियन का मतलब क्या होता है वो समझिए। मेजोटेरियन क्या होता है, ये एक मान्यता है, बिलीफ है कि जो मेजोरिटी पार्टी होगी वही रूल करेगी कंट्री को, वही गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो कैसे भी रूल करे, वो डिसरिगार्ड करे जो मिनोरिटी वाले लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होता है, वो कैसे भी रूल करे, जो मिनोरिटी वाले लोग हैं। यहाँ पे मिनोरिटी में कौन है, क्रिश्चियन बोलने वाले लोग और कौन थे, तमिल बोलने वाले लोग, ठीक है। अब उन दोनों का कुछ मतलब अच्छा करे ना करे अब उससे मतलब नहीं है, वो लोग बस अपना खुश रहते थे, उन पे ध्यान नहीं देते थे, कैसे भी वो रूल करते थे। तो वो वहां पे उन्होंने कर लिया, सीरीज कर लिया मेजोटेरियन। और हमारे एनसीईआरटी में है ना मेजोटेरियन इन श्रीलंका, तो वहां पे मेजोटेरियन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, 1956 में उन्होंने एक्ट पास किया जहां पे है ना उन्होंने सिन्हाला को है ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया, और जो है ना डिसरिगार्ड कर दिया तमिल को, यानी निरादर कर दिया तमिल का। अब देखिए जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो उनको है ना प्रिविलेजियल पॉलिसीज मिलती थी, यानी अच्छी वाली पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी में होती है ना पोजीशन, ये सब अच्छा मिलता था और गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे से मिलती थी, ठीक है। लेकिन है ना क्या होता था, जो तमिल्स वाले लोग थे उनको नहीं देता था ये छूट, या फिर जो प्रिवेंशन यानी बेहतर जो कुछ होता था ना उनको नहीं मिलता था, तमिल्स वाले लोग को मिलता किसको था, सिन्हाला स्पीकर्स वाले लोगों को। और जो श्रीलंकन तमिल्स है वो वेर डिनाइड देयर आइडेंटिटी, ये अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो आत्म सम्मान बोल सकते हो, वो खोने लगे। ये सोचने लगे यार ये हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे लिए, हमारे कास्ट को लेके, हमारे लैंग्वेज को लेके सेंसिटिव तो है ही नहीं बिल्कुल,
है ना, तो उनके बीच में है ना एलिएशन की फीलिंग बढ़ने लगी। एलिएशन का मतलब कि उनको है ना बहुत बुरा लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, हमारे साथ ऐसा अजीब रूल कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा फीलिंग उनको आ रही थी, एलियन जैसे कि हम कहीं और दुनिया से आ गए हैं क्या, जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ऑल द स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। तो मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट इतना स्टेप उठा रही थी, जो भी वो पॉलिसी बनाती, जो कुछ भी वो करती, वो किसके पक्ष में था, सिन्हाला स्पीकर वालों का। उनको देखती नहीं थी तमिल वालों का, जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा ना, तो ऐसा था। सो द रिलेशन बिटवीन बोथ स्पीकर्स गॉट स्ट्रेन। तो दोनों का जो रिलेशन है ना, जो मुठभेड़ और बढ़ने लगा, ठीक है, कोई एक दूसरे मतलब बहुत ही लड़ाइयां होने लगी, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैंने ये एरो दिया है, अब आपको ये साइन दिख रहा होगा। यहाँ तक तो ब्रुसेल, यहाँ तक हमने बेल्जियम के बारे में देखा था, अब यहाँ से हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये साइन मैंने दे दिया है, बिकॉज इधर सीट नहीं था ना, तो स्पेस नहीं था, तो मैंने ये इधर से लिखा। आई होप आप इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं रहना। अब देखिए, जो दी चर्च था बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू अ सिविल वॉर। ये दोनों के बीच में चल रहा था, मुठभेड़ चल रहा था, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे कि दोनों कम्युनिटी में बहुत मुठभेड़ चल रहा था। दोनों ने क्या किया, सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर क्या होता है, यानी कंट्री के अंदर ही कम्युनिटी मतलब लड़ रही है अपने आप में, तो वो हो गया, सिविल वॉर हो गया। अब देखिए, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल किया अपने मतलब रिकॉग्नाइजेशन एज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कि मान्यता, वो बोल रहे थे कि हमारे लैंग्वेज को भी मान्यता दो, ठीक है ना, तमिल जो उनका लैंग्वेज है उनको भी मान्यता दो, और एजुकेशन ये सब में भी हमें भी हिस्सेदारी रखो ना भाई, हमें भी कुछ देना चाहिए, तो वही कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी जो सिन्हाला वाली थी, उन्होंने इन्हें डिसरिगार्ड कर दिया, मना कर दिया। तो क्या हो गया, मना कर दिया। अब वो बोलने लगे कि ठीक है, तुमको अगर कुछ नहीं करना तो हमको अपना एक अलग स्टेट दे दो, अलग राज्य दे दो। अब मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में था, आप उसको मैप में देख लेना, नॉर्थ ईस्ट में है ना, बोल रहे थे मुझे अपना राज्य दे दो, मतलब हम ही लोग वहां पे करेंगे भाई, तुम लोग को नहीं करना तो वही कर लो। तो डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंस तमिल एलम, डिमांड करने लगे तमिल एलम का। एलम का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो नॉर्थ इंडियन पार्ट था ना, वहां पे मांग रहे थे। ड्यू टू सिविल वॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड एंड मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। देखो, सिविल वॉर हुआ, कोई भी लड़ाइयाँ होती है तो वहाँ लॉस कितना होता है, तो ये तो सिविल वॉर वो भी बहुत भयानक वाला था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोग, हजारों लोग मारे गए, एंड क्या हुआ, बहुत रोजी रोटी सबकी चली गई, और बहुत लोग तो भाग गए छोड़ के, वहां पे वो देश छोड़ के ही भाग गए। तो यहाँ पे ये चल रहे थे, ठीक है। तो बेल्जियम के अंदर क्या हुआ एंड श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ऐसा क्या क्यों हुआ, ठीक है। बेल्जियम के अंदर भी ऐसा था, वहां का जो एथनिक कंपोजिशन था वहां का भी अलग था, एंड श्रीलंका का भी अलग था, हमने देखा। अब क्यों यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ, हम वो देखेंगे। तो इससे पहले आप नोट इट डाउन जरूर करें, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट्स के रूप में है। आपको ज्यादा लग रहा है पर ऐसा नहीं है, आपने समझ लिया है ना, तो एक एक लाइन है ना, आराम से हो जाएगा। आप बस पॉइंट्स इसी तरह लिखना है आपको, ठीक है, इसको नोट इट डाउन जरूर। तो हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में देख लिया, वहां पे क्या चल रहा था, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, एंड बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं हुआ। क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने क्या किया, अब वही हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे देखिए, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है, हमारी बुक में है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब वहां की जो डाइवर्सिटी है उसको क्या स्थान दिया, सबको कैसा स्थान दिया, वो हम देखेंगे। और आपको पता चली गया होगा कि बेल्जियम में कुछ अच्छा किया, कुछ अलग किया, अच्छा किया, इसलिए वहां पे ऐसा नहीं हुआ जैसा श्रीलंका के केस में हुआ था। तो हम देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो देखिए, जो बेल्जियम में जो अरेंजमेंट्स बनाए, तो बेल्जियम में जो अरेंजमेंट्स बनाए ना, वो है ना अदर कंट्री से बिल्कुल अलग था। वहाँ की जो गवर्नमेंट, द अरेंजमेंट्स मेड बाय द बेल्जियम आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, अदर कंट्री से बिल्कुल अलग अरेंजमेंट बनाए। तो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडेड 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, वहाँ पे 4 बार अमेंड किया, थोड़ा सा चेंज लाया, सुधार के आप बोल सकते हो, चेंज लाए। 1970 से 1993 के बीच में 4 बार किया, और मतलब उनको लगा अरे नहीं ये ठीक नहीं है, आप इसमें कुछ और, तो 4 बार बहुत बड़ी बात है, 4 बार ऐसा किया। अब देखिए, ये पक्का इसमें क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि याद रखना है आपको 4 टाइम्स किया 1970 से 1993 तक में। अब कुछ एलिमेंट्स, अब क्या क्या किया हम वो देखेंगे। तो क्या एलिमेंट्स थे, सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल आर। तो पहला क्या था, जो बेल्जियम का जो संविधान था, वहां पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा मतलब इसके नहीं, एंड आप देखो, जैसे एग्जांपल पहले हम देखते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि टोटल वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 10, ठीक है। अब 10 में से देखिए
4 हो जाएंगे फ्रेंच वाले, 4 हो जाएंगे डच वाले, और 2 हो जाएगा जर्मन जो अपना 1% था। अब आप बोलो कि 2 तो बहुत कम है, वो इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज भी देखो कितना कम पॉपुलेशन था, 1% था, इसलिए यहाँ पे उसको 2 किया। तो आप देखो कितना अच्छा वहां पे किया। और श्रीलंका के केस में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, सारी पावर किसने, मतलब जो थे सिन्हाला ही थे वहां पे। अब देखिए जो बेल्जियम का संविधान था, उन्होंने कहा जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ स्पेशल लॉस मतलब निकाले सपोर्ट में मेजोरिटी पार्टीज जो मेंबर्स की है, और हर एक ग्रुप, यहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आएगा, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज वाली हर एक ग्रुप कम्युनिटी, जैसे डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, हर तीनों के लिए है ना लॉस निकाले। ठीक है, ताकि इसलिए निकाला ताकि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, ताकि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं बना पाए। अगर देखिए अगर डच वाली से बनाएगी लॉ, मतलब वो अगर कोई डिसीजन लेगी तो वो किसके फेवर में लेगी, डच स्पीकिंग वाले पीपल्स के फेवर में लेगी, है ना। और जो फ्रेंच और जर्मन रहेगी उनका क्या है, इसलिए है ना स्पेशल लॉस निकाले कि कोई एक सिंगल कम्युनिटी नहीं बना पाएगी डिसीजन, तीनों मिलके बनेगी। ऐसा था यहाँ पे। सेकंड पॉइंट भी क्लियर। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है। तो many powers of the central government has been given to state government. State government are not subordinate to central government. इसका मतलब देखिए बहुत सारी पावर्स, मैनी पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपनी पावर को डिवाइड, मतलब शेयर कर दी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी थी, सॉरी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। अब यहाँ पे ये भी था जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब ये कि वो ऐसा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा सिर्फ वही करेगा। आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वश में नहीं रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब सबऑर्डिनेट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि जो सेंट्रल बोलेगा सिर्फ वो नहीं करेगा, तो मतलब ही क्या हो गया, तो ऐसा है यहाँ पे। हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट है जो ब्रुसेल है। ठीक है, जो ब्रुसेल वहाँ का जो कैपिटल है बेल्जियम का, जो ब्रुसेल में क्या किया, वहाँ पे भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया, मतलब सेपरेट एक गवर्नमेंट बनाई। एंड वहाँ पे भी जो कम्युनिटी थी ना उसका इक्वल था, रिप्रेजेंटेशन जो मेंबर्स थे वो इक्वल था, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में हुआ था, सेम ऐसा ही है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाया, देखा सेंट्रल से स्टेट, सेंट्रल ने अपना पावर को शेयर किया स्टेट को। अब स्टेट, इन दोनों के अलावा एक तीसरा टाइप का एक और गवर्नमेंट उन दोनों ने बनाया, मतलब और एक बना, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये इलेक्ट कैसे होती थी, ये इलेक्ट होती थी बाय पीपल्स बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं वो इसको इलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे ये बात है। अब देखिए कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर थी, वो जो मतलब वो जो किसके बारे में वो करती थी काम, जो एजुकेशन के इश्यू पे, है ना, एजुकेशन, कल्चर, इन सब लैंग्वेज इशू, इन सब में उसका मतलब पावर था। ठीक है, वो इन सब का बारे में देखती थी, एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू, ये सब के बारे में। तो हमारा ये जो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन में ऐसे आता है व्हाट आर द अरेंजमेंट्स मेक बाय बेल्जियम टू एकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी। तो आप ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट्स में आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट्स में। अब देखिए यहाँ हमने देख लिया, और आप ये जानते हो कि श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं किया था। श्रीलंका में क्या किया था, सारी पावर्स किसने ले ली, सिन्हाला। तो अब हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डेसिरेबल। ठीक है, अब बोल सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है, डेसिरेबल की जगह इंपॉर्टेंट, नेसेसरी क्वेश्चन में ऐसे आता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना हम समझ गए हैं कि बेल्जियम में देखिए पावर शेयर हुआ था, तो बेल्जियम में क्या हुआ, एंड श्रीलंका में नहीं हुआ, वहां पे तो क्या हुआ। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2 रीजन है, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड मॉरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या है, इसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो बहुत मतलब वो बहुत अच्छी इसलिए है और नेसेसरी इसलिए है बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मतलब जो बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ जो होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को ये कम करता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब देखिए सेकेंड है मॉरल रीजन। तो देखिए डेमोक्रेसी का जो होता है, पावर शेयरिंग को हम लोग डेमोक्रेसी का स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि देखो पावर शेयरिंग जो होता है अगर वो है ही नहीं तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए पीपल्स को क्या होता है कि अपना अपना उनके पास अधिकार होता है, उनके पास राइट होता है कंसल्ट करने के लिए, और हाउ दे आर टू बी गवर्न, वो गवर्न कैसे होंगे, किससे होंगे, इसलिए तो हम वोट डालते हैं, है ना, वोट डालते हैं, लीडर अपना चुनते हैं। तो ये थे 2 रीजन, हमने ये देख लिया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उससे पहले आप इसको नोट डाउन जरूर करें।
तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो देखिए पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और इससे पहले है ना देखिए मैंने है ना बिल्कुल इस तरह लिखा है क्वेश्चन आंसर पे आपको, बिल्कुल अगर आप ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप अभी रीड भी करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है और वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, जो पावर होती है उसको है ना गवर्नमेंट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो पता ही है। अब लेजिस्लेटिव क्या, कि जो लॉ बनाता है पॉलिटिशियन है ना, एंड एग्जीक्यूटिव क्या, जो जैसे आईएएस ऑफिसर, ये सब क्या इंप्लीमेंट करवाते हैं लॉ को, एंड जुडिशरी क्या होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पीएस यानी पावर शेयरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गन है ना, ये जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को बिल्कुल जो इनका लेवल है बिल्कुल सेम है। जैसे आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है, कोई ठीक है, कोई मॉनिटर है, लेकिन देखो मॉनिटर है लेकिन फिर भी वो है तो 10th का ही बच्चा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है लेवल इनका, मतलब लेवल इनका बिल्कुल सेम है। द ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, नो ऑर्गन्स हैव अनलिमिटेड पावर, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सब बराबर है। एंड ईच ऑर्गन चेक अदर, हर एक ऑर्गन दूसरे पे चेक रखता है, तो इसी के कारण एक बैलेंस बन जाता है पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स में, और इस अरेंजमेंट को हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, तो आपको लिख देना है, देखो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, अब ये सब दूसरे एक दूसरे पे चेक भी करती है, तो कुछ ऐसा वैसा कर नहीं सकती ना, क्योंकि उसको पता है कि अरे वो सब चेक भी कर रहे हैं और वो भी दूसरे पे करेगी, अरे हम भी देखते हैं वो भी गलती कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह से क्या होता है एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो जाता है, तो हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग फिर देखते हैं। देखो जो पावर होता है उसको शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब देखो इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे होता है इनको है ना प्लेस रखा जाता है बिल्कुल सेम लेवल पे, ठीक है। हॉरिजॉन यानी आपको पता है सेम लेवल पे रखा गया है इन तीनों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ईच ऑर्गन है ना चेक करते हैं अदर को, तो इससे एक बैलेंस सिस्टम, मतलब बैलेंस बन जाता है पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स का। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस फॉर्म में क्या होता है, ये तो बहुत इजी है। इस फॉर्म में क्या होता है, पावर जो होता है शेयर हो रहा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। जैसे कि एक जनरल गवर्नमेंट होता है जो पूरे इंटायर कंट्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे आप देखो द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अब उसके नीचे भी एक होता है स्टेट लेवल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो उससे नीचे भी होता है लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट, जो होता है गाँव में जो विलेजेस में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इस फॉर्म, इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में आप देख रहे हो पहले सेंट्रल था, ठीक है, फिर स्टेट था, फिर लोकल था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर है ना ऊपर से नीचे आ रही है, यानी अपना थोड़ा सा इसको पावर दे रहा है और थोड़ा सा इसको दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो पावर हो रही है वो हाई लेवल टू लो लेवल में पावर शेयर हो रही है। इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स टू हाई लेवल टू लो लेवल, इसलिए हम इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर होती है शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे कि आपने बेल्जियम के केस में देखा था, वहां पे भी बनाया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, उन्होंने भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, आपने बेल्जियम के केस में देखा था। और इनका पावर क्या था, इनका पावर था जो लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, एजुकेशन कल्चर रिलेटेड इशू है, उसके बारे में ही देखते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ कंट्रीज में है ना, मतलब इन सम कंट्रीज में मैनी लीगल अरेंजमेंट्स आर मेड अप ऑफ सोशली वीकर जो सेक्शंस हैं उनके लिए, एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेटेड इन द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए कुछ रिजर्व सीट ये सब वहां पे बनाई गई, ठीक है। तो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देख लिया। अब चौथा है पावर इज शेयर्ड अमंग different political parties and pressure groups, ठीक है। तो
पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या, जैसे कोई भी अगर मतलब पॉलिटिशियन बनता है, ठीक है, वो भी पहले तो एक हम लोग के बीच में ही था, है ना, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में बना, तो मतलब पावर थी बनने की, हमने वोट दिया, बना। अब देखिए हमारे पास भी पावर है वोट देने का, यही मतलब है हमारे पास भी है पावर। अब देखिए प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स वो होती है जैसे कि मान लो कुछ लॉ बना, ठीक है, उस लॉ मतलब उस लॉ को चेंज करवाना है। अब क्या करें, जो पीपल्स है वो स्ट्राइक करने लगे, आंदोलन करने लगे, तो क्या हो गया, प्रेशर डाल रहे हैं और चेंज हो गया, तो ऐसी बात अपनी मनवा ली, तो यानी उनके पास भी पावर है, ठीक है, उनके पास भी पावर है। तो यहाँ पे वही बात है, पावर शेयर हो रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी, प्रेशर ग्रुप्स में भी। तो ये था चौथा। तो इसी के साथ हमारा पावर शेयरिंग का चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।